अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, पाकिस्तान में एक तरफ वफाकी सियासत और सूबाई सियासत तो चल ही रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं, जमहूरियत जमहूरियत करते हैं, नारे भी लगाते हैं, लेकिन जमहूरियत असल में तब है जबकि ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे। और ग्रास रूट लेवल तक जमहूरियत किस तरीके से पहुंच सकती है, उसका एक ही तरीका है और वो है बल्दियाती इंतखाबात। बल्दियाती इंतखाबात कराने से पाकिस्तान की तकरीबन सारी बड़ी जमातें खतराती हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात होना थे, उसके अंदर इस कोएलिशन गवर्नमेंट ने, जिसको PMLN लीड कर रही है, उसने नहीं होने दिया, उसको डिले करा दिया। कराची के अंदर जो इंतखाबात हुए, उसको पीपल्स पार्टी ने इस तरीके से उसके सर पे तलवार लटकाई हुई है कि वो बिल्कुल आलम बरज़ख में होके रह गया है। ना कोई बल्दियात के जो नुमाइंदे हैं वो आ सक रहे हैं और ना ही बल्दियाती इंतखाबात आगे चल सक रहे हैं, यानी बल्दियाती इंतखाबात के जो नताइज हैं उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब पंजाब में थी तो उस टाइम पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कि बल्दियाती इंतखाबात करा दे, और PTI के अपने कई लोग इस हवाले से आवाज़ बुलंद करते रहे। फिलहाल कराची की बात कर रहे हैं तो कराची के अंदर मसाइल का एक मंबा है, एक अंबार है, लेकिन उन मसाइल को हल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि कराची की सदा वहीं कहीं दब जाती है, कराची के अपने पैरामीटर्स तक, ना तो सूबाई हुकूमत तक पहुंच पाती है, ना वफाकी हुकूमत तक पहुंच पाती है। आज हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा कमाल साहब, सीनियर डिप्टी कन्वीनर है MQM पाकिस्तान के, इससे पहले PSP के रहनुमा थे और साबिक कराची के मेयर भी रह चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि ये सदा कराची की क्यों नहीं सुनी जा रही है। आप सफाई का हाल देख लीजिए, आप वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देख लीजिए, आप वहाँ बल्दियाती इंतखाबात होने के बाद बल्दियाती निज़ाम के हालात देख लीजिए, और कराची के लोगों के अभी जो मरदमशुमारी के अंदर हालात हो रहे हैं वो देख लीजिए। किधर दब जाती है सदा कराची की? देखें, कराची की सदा आई डोंट नो कि इस मुल्क के हुक्मरानों को और मुल्क चलाने वालों को क्यों इस मुल्क की फ़िक्र नहीं है, और मैं जानबूझकर ये वर्ड लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ, क्यों इस मुल्क की फ़िक्र नहीं है। इसलिए कि कराची जो है वो मुल्क है, और कराची की अगर आप सदा नहीं सुनेंगे तो उससे कराची का नुकसान नहीं होगा, मुल्क का नुकसान होगा। आज आपने जो ये पूरी तमहीद जो है वो फरमाई है, बयान फरमाई है, इसके ऊपर कोई दो राय हो नहीं सकती, ऐसी हालात ऐसी ही हैं। लेकिन उसका नतीजा देख लीजिए ना कि आज हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है। अगर आप कराची को चला रहे होते ठीक, तो ये मुल्क जो है वो आज उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ये नहीं होती। इस मुल्क को IMF आपको कर्जे देकर नहीं बचा सकता। इस मुल्क को कराची का जो इकोनॉमिक इंजन है वो आपको इस मुल्क को जो है वो बचा सकता है, उसको आगे लेकर जा सकता है। तो मैं आपसे एग्री करता हूं, और मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि भाई क्यों इतना तासुब क्यों है किस कराची के बारे में, कि आप हमें ना इख्तियार देते हो, ना वसाइल देते हो। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रहमो करम पे आपने हमें छोड़ दिया है। पीपल्स पार्टी 15 सालों से है, सारे डिपार्टमेंट्स उन्होंने कब्जा कर लिए हैं, वो यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाते, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं देते, यहाँ के लोगों को एडमिशन नहीं देते। उस पर कोटे पे भी कोटा सिस्टम है, यहाँ कोटे सिस्टम पे भी हमें कोटा नहीं देते, उस कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर आप लोगों को, यहाँ के लोगों के हुकूक को जो आप गस्ब करते हैं। तो ये एक ना रुकने वाला सिलसिला है। मैं समझता हूं कि अब बहुत देर हो गई है, बहुत ज्यादा देर हो गई है। पाकिस्तान बहुत ब्लीड कर गया इस तमाम अप्रोच की वजह से। लेकिन मुस्तफा साहब, मसला ये है कि इस टाइम पर एक डायलेमा है, और वो डायलेमा ये है कि सारी सदाएं, ये सारी बातें, ये सारे हुकूक के बाद जो MQM कर रही है, जो आप फरमा रहे हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं और बिल्कुल दुरुस्त मौजूद हैं। लेकिन मसला ये है कि इत्तेहादी भी हैं वफाकी हुकूमत के। ऐसी सूरत हाल में सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MQM का इख्तलाफ और वफाक के अंदर इकट्ठा बैठना, ये आयरॉनिक नहीं है? देखिए, लोग इस पे बड़ी बात करते हैं, तनकीद करते हैं। मैं भी जो है वो, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बहुत सारी इसके ऊपर जो है वो बात कर सकता हूँ और चीज़ें कर सकता हूँ। देखिए अनीका, अभी आज मैं अपनी पार्टी जो है हुकूमत से बाहर आ जाए ना, और ये मुल्क ये हुकूमत डिस्टेबलाइज हो जाए, डॉलर जो है वो 400 पे चला जाए, आप यकीन करें 2 घंटे की तारीफ के बाद अगले तीसरे घंटे से मेरी बैशिंग शुरू हो जाएगी कि हमने किसी के कहने पर इस मुल्क को डिस्टेबलाइज कर दिया, हमें अपनी परवाह नहीं है, हमें अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है। ये सारी बातें शुरू हो जाएंगी। हमें अपनी इस अहमियत की वजह से ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये 2 मिनिस्ट्रियां हमें कुछ नहीं दे रही हैं, लेकिन इस वक्त जो मुल्क का जो सिनेरियो है, और हमें पता है कि हमारी वजह से सारी चीजें हैं, तो हम क्या इस पे अपनी ये करके अभी जो मुल्क का हशर कर दिया तमाम लोगों ने मिलकर, तो हम ये वाला काम करें? ये नहीं हो सकता। ये आज के इस दौर में पॉसिबल नहीं। हम क्या कर रहे हैं?
वजारत में और हुकूमत में का साथ, देखिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ तो हम नहीं हैं, हम वफाक के साथ हैं। हम क्या कर रहे हैं, 40 मीटिंगें हो चुकी हैं अब तक। ये सेंसस की अगर आप बात करें पिछले 3 महीनों में कि मरदमशुमारी पे 40 मीटिंगें हो चुकी हैं। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म से मिले हैं, 6 दफ़ा वफाकी वज़ीर से मिले हैं, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट से 25 दफ़ा हमारी कोई मुलाकात हो चुकी है। ये इसी वजह से हो पा रहा है कि शायद हमें ये हुकूमत का लेवरेज है, उससे ये हो रहा है कि हम अपनी बात जो बताना चाह रहे हैं वो बात सुनी जा रही है। और उसका आउटकम ये है कि आज जो लोग हम अपनी गलतियां मान नहीं रहे थे इस गिनने में, आज वो अपनी गलतियां खुद मान रहे हैं कि 32,000 यहाँ पर हाई राइजेस सही नहीं गिने गए, यहाँ पर 8,000 ब्लॉक सही नहीं गिने गए, यहाँ पर जो है वो 860 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ एक एक फर्द रह रहा है घर के अंदर। ये वो सारी चीजें हमारे उस हुकूमत के एक्सेस की वजह से हैं। बट येट आई एम टेलिंग यू कि अगर आप मुझसे पूछती हैं, हमारी मेरी पार्टी से पूछती हैं, तो हम कोई बड़ी खुशी से सिस्टम का हिस्सा नहीं है। लेकिन आज मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं इसके अंदर अपने एक एडवेंचरिज्म क्रिएट करवा दूं इस चक्कर में। लेकिन मुस्तफा साहब, आपने कहा कि आप खुशी से इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। बहुत सारी ऑब्वियसली इख्तलाफात हैं, वो इख्तलाफात खुलकर सामने भी आए सिंध के अंदर, लेकिन इल्ज़ाम आप पर यही लग रहा है कि असल में अंदर खाने सारे खुश हैं। फवाद चौधरी साहब को मैं कोट करना चाहूँगी, वो टू बी प्रिसाइज कहते हैं MQM के 7 वजीरों ने मरदमशुमारी के मामले में खुद को पीपल्स पार्टी को बेचा है। इस मरदमशुमारी की वजह से कराची की कौमी असम्बली के अंदर 2 नशिस्तें कम हो जाएंगी। इसके ऊपर क्या जवाब देंगे? ये तो इस वाली बात पे जवाब ऐसे ही कि कोई आप इश्तिहार लगा दें किसी अजीब सी चीज़ का और कहें कि इसके ऊपर कमेंट करें, वो बेहुदा सा कोई इश्तिहार हो उसके ऊपर कोई कमेंट करें। हर चीज़ पे चौधरी साहब को बेहुदा सा कह रहे हैं मुस्तफा कमाल? नहीं, मैं तो इश्तिहार को कह रहा हूँ, मैं तो इश्तिहार को बेहुदा सा कह रहा हूँ। देखिए, उनकी इस बात का कोई सर पैर नहीं है। वो सोते हुए से जागे और वो चलती ट्रेन में चढ़ना चाह रहे हैं। कराची के इस सेंसस के इस वक्त 3 महीने के प्रोसेस पे PTI ने एक दिन के बराबर का काम नहीं किया, उनकी सोशल मीडिया ने एक ढेले बराबर का काम नहीं किया। पिछले 1 महीने से हम मरदमशुमारी हमारी रेड लाइन है, वो हम टॉप ट्रेंड चला रहे हैं। पिछले 3 महीनों से 9 फरवरी से पूरी पार्टी हमारी इस सेंसस के अलावा कोई और काम नहीं करी, कन्वीनर से लेकर वर्कर तक। हमारी ही कोशिशों की वजह से आज ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट ये बता रहा है कि 32,000, ये मान रहा है 32,000 हाई राइजेस हैं जहां पर या तो गिनती सही हुई नहीं है या हुई नहीं है मुकम्मल। हमारी ही कोशिशों से ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट ये बता रहा है कि 16,000 ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक में 200 से 250 घर होते हैं। 16,000 ब्लॉक्स हैं कराची के, जिसमें से 7,000 ब्लॉक्स सही नहीं गिने गए। हमारी कोशिशों की वजह से ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये बता रहा है कि 860 ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर सिर्फ एक घर में एक फर्द रह रहा है। पूरे पाकिस्तान में एक फर्द के घराने की परसेंटेज 1.5% है, 2% है, 3% है, यहां पर 8% है। ये हमारी कोशिशों से सारा आउटकम आया। फवाद चौधरी साहब का आपने जिक्र किया, वो बहुत लेट जागे हैं और उनकी बातों का कोई सर पैर नहीं, कोई सर पैर नहीं है। हमारे सेनेटर ने खत लिखा नादरा को, 1,35,40,000 नादरा बतारी के लोगों के शनाख्ती कार्ड हैं और बेफॉर्म में जिनके नाम है कराची के एड्रेस में, उनकी तादाद अगर मिला लें तो 1,91,00,000 लोग बनते हैं नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक। आपको पता है, आप कराची को जानती हैं, आपका बैकग्राउंड कराची का है कि आप सोराब गोड से लेकर केमाड़ी सफर करें और आप हब चौकी से हब चौकी से आप घगर फाटक तक जाएं, 1 करोड़ आदमी आपको और मिल जाएगा जिसका कराची का आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन कराची में रह रहा है 50 सालों से, वो उसका कराची का आईडी कार्ड है। जब 2 करोड़ लोग कराची के शनाख्ती कार्ड और बेफॉर्म के एड्रेस रखने वाले हैं, तो कराची की आबादी 1,43,00,000 जो गिन रही है, वो कैसे हो सकता है? और कौन पागल है जो ये वाली बात मानेगा? अगर वो उनको पता नहीं है और वो पता नहीं किसी और दुनिया में है कि भाई उन्होंने सीटें भी कम कर दी, हमारे MPs भी बिक गए और पता नहीं क्या कुछ कर दिया। और भाई ये हम ही तो हैं जो बता रहे हैं सारा कुछ। राइट मुस्तफा कमाल साहब, अभी इसी पॉइंट पे ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मुस्तफा कमाल साहब, अब जरा जाते हैं वो एसेंस, वो जज्व जो कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर से कंप्लीटली गायब है, और वो है
ग्रास रूट लेवल पर जमहूरियत होना, जो कि बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती निज़ाम से आ सकती है। अब बल्दियाती इंतखाबात तो कराची में हो गए, उसका नतीजा भी आ गया, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने भारी अक्सरियत के अंदर नशिस्तें भी जीती, लेकिन अभी भी महीने गुजरने के बाद भी उसका कुछ किया नहीं जा सका। आपकी नज़र में इस पॉइंट के ऊपर कौन सही है, पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी? आप किसकी तरफ है, पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी, या आप किसी की तरफ भी नहीं है? जमात इस्लामी की साइड पर हूँ ना, मैं पीपल्स पार्टी की साइड पर हूँ। जमात इस्लामी की साइड पर इसलिए नहीं हूँ कि अगर जमात इस्लामी 30 दिन और इलेक्शन नहीं लड़ती, हमारे साथ रुक जाती, तो कराची में 53 नई यूनियन काउंसिल जो कि बाद में हमारे इलेक्शन ना लड़ने से ऐड हुई हैं, वो ऐड हो जाती। जमात इस्लामी ने शहर के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है और इसके शहर के साथ ज्यादती की है। जमात इस्लामी के साथ मैं इसलिए नहीं हूँ। पीपल्स पार्टी, उनको वो तो चाहते ही नहीं इलेक्शन कराना, वो तो सिंध में जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट चाहते ही नहीं, वो तो तीसरी थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट चाहती नहीं है। पाकिस्तान की कोई भी सियासी पार्टी, बड़ी पार्टियां जो हैं, चाहे वो PMLN हो, PTI हो और पीपल्स पार्टी, वो थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट का निजाम चाहती नहीं। जागीरदाराना, वडेराना, सरमायादाराना जो हमारे यहाँ ज़हनियत है, वहां पर पावर्स और इख्तियारात को रखकर MPs MNAs को डेवलपमेंट के फंड देना चाहते हैं रिश्वत के तौर पर, ताकि वो फिर उन MP MNAs को जैसे चाहें उनको इस्तेमाल करिए। डेवलपमेंट फंड बेसिकली करप्शन का एक बहुत बड़ा वेन्यू है, MNA MPA का काम नहीं है। हल मैं आपको बताता हूं, नहीं है हल ये है कि पाकिस्तान की आइन में आर्टिकल 140A की तशरीह मजीद करके डाल दी जाए, जैसे इंडिया ने 94-95 में ये काम कर दिया कि पूरा एक चैप्टर इंक्लूड कर देना चाहिए और ये सब्जेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से निकालकर ये वफाक के अंडर में डाल देना चाहिए। ये सूबाई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। और आइन में कितने डिपार्टमेंट मेयर के अंडर में होने चाहिए लोकल गवर्नमेंट के, ये आइन में लिख दी जाए वो डिपार्टमेंट। दूसरी बात, जो NFC अवार्ड से पैसे मिलते हैं सूबों को, डिविजिबल पूल को, वहीं से वफाक सूबों के डिस्ट्रिक्ट के पैसे डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट दे। तो NFC अवार्ड के साथ PFC अवार्ड जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है, और वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन प्रोविंस ना दे, वो वफाकी उस प्रोविंस का प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन दे और डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट को पैसे दे। और तीसरी बात ये उसमें आइन में लिख दी जाए कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं है, उस वक्त तक मुल्क में MNAs और MPs के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये तीन बातों का आईनी प्रपोजल MQM के पास हमने भी बनाया हुआ था, MQM ने भी बनाया हुआ था, एक जमा भी करा रखा है। हम इसके ऊपर बहुत डेलिब्रेशन करके हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है 13 पेजेस का। उस डॉक्यूमेंट को वो है पाकिस्तान का फ्यूचर। और हम इंशाअल्लाह ताला, जब भी अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं आपको बबांगे धौल ये बात कह रहा हूं और आपको हम ये बात कह चुके हैं कि अब हमसे अगर कोई वोट लेने आएगा तो हम उससे जो है वो उससे वजारतें, उससे एडवाइजरी और ये चीजें, हम बात की बात है, हम उससे कहेंगे तुम्हारा अगर हमारी सपोर्ट चाहिए, ये पड़ी आईनी पिटीशन, आपके वोट और मेरे वोट मिलाकर चलो हम कौमी असेंबली में आईनी तरमीम मूव करते हैं। जो ये काम करेगा MQM उसके साथ अनकंडीशनल खड़ी होगी। इसके अलावा और पाकिस्तान को बचाने का और चलाने का कोई और फॉर्मूला नहीं है। मुस्तफा साहब, आपने जो फॉर्मूला दिया है वो तो बड़ा आइडियल है, बट द प्रॉब्लम इज कि जिन जमातों ने ये आईनी तरमीम करना होगी, वो जमातें आपको भी कहेंगे कि आप 18वीं तरमीम के खिलाफ हैं और आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के खिलाफ हैं, और आप पे ये इल्ज़ाम भी लगाएंगी कि देखें आप सारी चीज़ें फिर वफाक के हाथ में थमाना चाहते हैं ताकि जो प्रोविंस है वो कतरे कतरे के लिए वफाक का मोहताज हो जाए। और वो ये भी कहेंगी कि जब के प्रोविंसेस वफाक के अंडर आते हैं या उससे नीचे वाली सतह का एक यूनिट होते हैं, तो फिर जो बल्दियात हैं वो प्रोविंस से नीचे वाला यूनिट होना चाहिए, इसके अंदर वफाक का नहीं होना चाहिए। इसको कैसे काउंटर करेंगे मुस्तफा कमाल साहब? मेरा जवाब ये होगा कि मैं आईनी तरमीम के खिलाफ, 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, डिवोल्यूशन ऑफ पावर के खिलाफ मैं नहीं हूं। जो लोग सूबे के डिस्ट्रिक्ट को इख्तियारात और वसाइल ट्रिकल डाउन नहीं करा रहे, वो है इस सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ। क्योंकि सूबाई खुद मुख्तारी का मतलब ये नहीं था 18वीं तरमीम में कि एक वजीर आला हाउस को इतना इंपावर कर दिया जाए कि वो सारे 1000 अरब रुपए जो वफाक से आ रहे हैं वो उसके पास आए और नीचे किसी को ना दे वो, और सारा इख्तियार वसाइल वो नीचे से भी लेकर एक वजीर आला हाउस को और वजीर आला को इंपावर करने के लिए 18वीं तरमीम नहीं था, वो सूबाई खुद मुख्तारी थी। मतलब ये कि सूबे के सारे ऑर्गन, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, तहसील, यूनियन काउंसिल लेवल तक
اس 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری کے اثرات پہنچنے چاہیے تھے. بہت معذرت کے ساتھ 18ویں ترمیم سے اس ملک کو نقصان پہنچا ہے, اور یہ وفاق تو بالکل فارغ ہو گیا. سارا پیسہ آپ صوبوں میں لے آئے اور اس صوبوں کے پیسے کو بھی آپ صوبے کے لوگوں پر استعمال نہیں کر رہے, اس کے اور ڈسٹرکٹ پہ ڈیولوشن آف پاور پہ استعمال نہیں کر رہے, بلکہ ایک صوبائی حکومت اتنی زیادہ ریجڈ, اتنی زیادہ آٹوکریٹ, اتنی زیادہ اوور پاورڈ ہو گئی ہے کہ وہ کرپشن کا ازدحام ہے اور لوگوں کو ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح کی 18ویں ترمیم اسی فارمولے سے چلائی کہ آپ صرف پروونشل گورنمنٹ کو امپاور کر دیں اور نیچے سارا ڈرائی کر دیں اور وفاق بھی ڈرائی کر دیں, تو آپ کا ملک جو ہے وہ آگے نہیں چلنے والا. آپ حشر دیکھ رہے ہیں اس ملک کا کیا ہو رہا ہے. میں وفاق کو اختیار دینے کی بات نہیں کر رہا, میں صوبے کے دوسرے اور ڈسٹرکٹس کو, دوسرے آرگنز کو وفاقی حکومت سے اختیارات, صوبائی حکومت سے وفاقی سے صوبائی میں آگئے 18ویں ترمیم کے بعد. اب صوبوں سے جو ڈسٹرکٹ میں جانے تھے یا ٹاؤن میں جانے تھے یا نیچے کے ٹاؤن تھے وہ نہیں ہوئے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو ایم پی اے ایم این اے کی دکان ہی نالی, سڑک, اسکول, ہسپتال بنانے سے چمکتی ہے. اگر یہ بلدیاتی نظام کے ذریعے ایک عام شہری تک یہ حقوق پہنچ گئے, بلدیات تک یہ حقوق پہنچ گئے, تو پھر ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی دکان تو بند ہو گئی. لیجسلیشن تو ان کے لیے کوئی دکان ہے ہی نہیں. آپ کی نظر میں وہ لوگ جن سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ترمیم کریں اور بلدیات کے نظام کو یا تو وفاق کے انڈر کر دیں یا پروونس کو باؤنڈ کر دیں کہ وہ پی ایف سی ایوارڈ بھی کرے, جس طریقے سے این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے سارے کے سارے صدائیں بلند کرتے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے یہ قانون سازی کرنی ہے وہ اپنی دکان کو بند کیوں کریں گے؟ وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا ماریں گے کیوں؟ انیکا بی بی, یا تو اب آپ پاکستان اس دور پہ آ گیا, دہرائے پہ, کہ یا تو آپ ان 300-350 لوگوں کو خوش کر لیں یا پاکستان بچا لیں. میں آپ کو بہت ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. یا تو آپ ان 350 لوگوں کو رشوتیں دے دیں اور ان کو بچا لیں, ان کے ساتھ نسلوں کو جو ہے وہ آپ سپرمین بنا لیں اور دنیا کے امیر ترین لوگ بنا لیں, یا پھر آپ پاکستان بچا لیں. یہ دو چیزیں اب ایک ساتھ نہیں چل سکتی. ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ کیوں کریں گے, لیکن ہر چیز کا کوئی ٹائم ہوتا ہے, کوئی پہلا وقت ہوتا ہے, کوئی مجبوری ہوتی ہے. وہ خوشی سے نہیں کریں گے. آج پاکستان اس دورائے پہ آ گیا ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کا یہ سسٹم ہینگ ہو گیا ہے, آپ کا یہ نظام درم برم ہو گیا. آپ حشر نہیں دیکھ رہے پاکستان کا, کوئی گورنمنٹ نام کی کوئی سنبھال نہیں پا رہا, کوئی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتے. نہ عمران خان کچھ کر سکتا ہے اس پاکستان میں, نہ نواز شریف کر سکتے ہیں, نہ زرداری صاحب کو کچھ نہیں کر سکتے. اس پاکستان کو اس نظام کے تحت اب کوئی نہیں چلا سکتا. میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت سے, دنیا کو دیکھیے, خدارا اپنے ملک, اپنے برابر پڑوسی چائنا کو دیکھیے, انڈیا کو دیکھیے, انہوں نے اپنے لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن دی ہے, انہوں نے اپنے لوگوں کو اس کے اندر سینس آف اونرشپ کریٹ کی ہے. آپ سارے ملک کے گلی کے فیصلے بیٹھ کر ایک جگہ سے کریں گے اور سینکڑوں ارب روپے رشوتوں کے طور پر لیکیجز ہوں گے, یہ ملک نہیں چلے گا. خدا کے واسطے آئی ایم ایف سے لے کر پیسے آپ رشوتوں میں بانٹ رہے, ان کاموں میں بانٹ رہے, نہیں چلے گا ملک. آپ کو یہ ٹکل ڈاؤن کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب جس دورائے پہ آ گیا ہے, یہ خرابی, یہ تباہی بربادی ہے, میرے لیے سلور لائننگ ہے کہ اب اس نظام کو اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے کہ اب آپ وینٹیلیٹر لگا کر نہیں چلا سکتے. آپ کی بات میں مان رہا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن میں جو اگلی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے, ہر چیز کا ایک ہنی مون ٹائم ہوتا ہے. Now that honeymoon time is over for all these politicians and big political parties here in Pakistan. اب آپ کو جو ہے وہ you have to call a spade and a spade. آپ کو جو ہے وہ اپنی چیزوں کو اگر درست نہیں آپ نے کیا تو یا تو آپ ملک بچا لیں یا آپ ان 300 لوگوں کو بچا لیں. 300 لوگوں کو بچا لیں. مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. It was a pleasure having you in the show. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے علی نواز صاحب سے جو کہ سی ای او ہیں چیز سیکیورٹیز کے. پاکستان ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم نے اپنی معیشت نہ سنبھالی تو ہم کچھ بھی نہیں سنبھال پائیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, कुछ अरसे तक मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाती रही जो कि इस टाइम पर भी हमारी स्क्रीन्स पर चल रहा है, जिसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो सबसे ज़्यादा श्रीलंका के अंदर था और श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया। उसके बाद अभी का जो चार्ट आप देख रहे हैं ये उस टाइम की बात है जब गाना डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था और गाना सेकंड नंबर पर था, गाना भी डिफ़ॉल्ट कर गया। अगर आप गौर करें तो तीसरे नंबर पर पाकिस्तान और इजिप्ट बैठे और पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट होने के दहाने तक पहुँच चुका था। अभी इसको कुछ टेम्पररीली अवर्ट किया गया है, लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता है। दोस्तों की इमदाद हम लोगों की मईशत की ज़ामिन नहीं हो सकती है किसी भी तरीके से। हम लोग ये अंडरस्टैंड कर लें तब तो ठीक, ना समझें तो हम सियासी अदम इस्तेहकाम भी पैदा करेंगे, हम माशी अदम इस्तेहकाम भी पैदा करेंगे और हम कानूनी अदम इस्तेहकाम भी पैदा करेंगे, जिसकी वजह से हमारे लिए IMF का प्रोग्राम इस कदर सख्त और मुश्किल हो जाएगा कि हमारे लिए उसकी शराइत पूरी करना मुश्किल हो जाएंगी। इंटरेस्टिंगली एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट में पढ़ रही थी, उसके अंदर पाकिस्तान की और श्रीलंका और गाना की सिमिलैरिटीज़ बताई गई हैं। श्रीलंका और गाना के अंदर भी बहुत सारे डिसीजंस के अंदर डिले किया गया, पाकिस्तान में भी ये हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी टैक्स कलेक्शन नाक़िस है, श्रीलंका और घाना के अंदर भी यही मसाइल थे और बहुत सारे मसाइल जिसके अंदर सिमिलैरिटीज़ है। जो जिस इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट शाया की है उसके CEO अली नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेस सिक्योरिटी के CEO। बहुत शुक्रिया अली नवाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अली साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान की सूरत हाल में और गाना और श्रीलंका की सूरत हाल में आप सिमिलैरिटीज़ क्या देखते हैं? क्या अभी भी वो सिमिलैरिटीज़ स्टैंड करती हैं पिछले हफ्ते की UAE और सऊदीया वाली डेवलपमेंट्स के बाद? ये बेसिकली पाकिस्तान का एक बिल्कुल सिमिलैरिटी श्रीलंका और घाना से इस तरीके से थी कि वहाँ पर भी पॉलिटिक्स की वजह से जो नेसेसरी स्टेप्स इकोनॉमी को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए चाहिए थे वो उन्होंने भी बहुत डिले से किए। वहाँ पर भी जो है वो टैक्स रेशियोज काफ़ी कम थे, वहाँ पे भी उन्होंने पॉलिटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर टैक्स में कमी की थी, जिसकी वजह से उनके डेट लेवल्स जो है वो बहुत अलार्मिंग लेवल्स तक बढ़ गए थे और जिसके बाद उनको जो है वो डिफ़ॉल्ट और डेट रिस्ट्रक्चरिंग में जाना पड़ा। पाकिस्तान ने हाउएवर ये वाले फैसले जो है वो देर से ज़रूर किए लेकिन कर लिए हैं, जिसकी वजह से IMF का कुछ ये स्टेटमेंट्स भी आए हैं कि हमने जो रिफॉर्म्स वाले प्रोसेस थे वो उसको हमने काफ़ी हद तक कर लिया है और हमें कुछ एक्सटर्नल पार्टनर्स से फंडिंग्स को सिक्योर करना था। बट जैसे हमने देखा कि लास्ट वीक में हमारे पास सऊदी अरेबिया और UAE दोनों से फाइनेंशियल कमिटमेंट्स आ गई। दिस वाज द लास्ट थिंग टू डू टू गेट एन IMF प्रोग्राम। सो ये होने के बाद अब लगता है कि कुछ 3 से 4 हफ्तों में IMF से स्टाफ लेवल ऑफ एग्रीमेंट और एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल भी आ जाएगी, जिसके बाद हम एक जो डिफॉल्ट वाली सिचुएशन है हम उसको जो है वो अवॉइड कर जाएंगे। राइट, लेकिन अली साहब जी कंटिन्यू प्लीज। हाउएवर ये पॉइंट एक बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ जून तक का ही एक प्रोग्राम है जो कि 2 महीने 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा और अब उसके बाद हमें एक और IMF प्रोग्राम चाहिए होगा जिसमें हमें ज़्यादा टफ रिफॉर्म्स करनी। इंटरेस्टिंगली मेरा सवाल भी इसी के गिर्द रिवॉल्व करता था कि ये तो एक तरह से हम लोगों ने ये बला टाली है फॉर अ टाइम, टेम्पररी टाइम, और एक बार फिर हम लोगों को यही सूरत हाल फेस करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग 23-24 दफ़ा तो जा चुके हैं IMF के पास और बाज़ हम लोग आते हुए नज़र नहीं आ रहे कि किसी भी तरीके से हम लोग अपनी इकोनॉमी को खुद इतना स्ट्रेंथन कर लें दैट वी डोंट नीड टू गो टू IMF। ऐसी सूरत हाल में ये तो रेकरेंट प्रॉब्लम होगा ना अली नवाज साहब, इसको परमानेंटली कैसे रिजॉल्व किया जाए? देखिए ये प्रोग्राम जिस तरह हमने बाकी मुल्कों की एग्जांपल भी देखी है, ये जिस टाइम हमने ये फैसला कर लिया कि अब हम इस इकोनॉमी को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे रिफॉर्म्स के थ्रू, किसी स्टॉप गैप अरेंजमेंट के थ्रू नहीं कि यहाँ से हमने पैसे बोरो कर लिए या वहाँ से ले लिए और वक्ती तौर पे स्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि ये वाला जो प्रोग्राम है ये 2 से 3 महीने का ये स्टेबिलिटी वाला प्रोग्राम है। लेकिन अगर इस इकोनॉमी को हमें दोबारा ग्रोथ की तरफ ले जाना है या इस्तेहकाम की तरफ ले जाना है तो ये प्रोग्राम के लिए हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स करने होंगे, जिसमें हमें स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ के लॉसेस को कम करना होगा, हमें टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ाने होंगे और हमें गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं जो कि गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको कम करना होगा। ये तब ही पॉसिबल हो सकेगा जब एक पॉलिटिक्स में इस्तेहकाम आएगा, जब कोई ऐसी हुकूमत या एक ऐसी टीम आएगी जो कि IMF के साथ एक लंबे टेन्योर का प्रोग्राम जो है वो नेगोशिएट कर सकेगी और उसको नेगोशिएट करने के लिए जो रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है वो इम्प्लीमेंट कर सकेगी। अगर हमारे पास
सॉरी जी जी, अगर जी अगर हमारे पास इन केस अगर हम लोग अपने तरीके को तब्दील नहीं करते और मामलात इसी तरीके से चलते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो खत्म होते हुए नहीं नजर आ रही है अनफॉर्चुनेटली अली साहब, इस टाइम पर भी नहीं, अगस्त तक भी नहीं, जून तक भी नहीं, और उससे आगे अक्टूबर तक भी ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म होते हुए नहीं नजर आ रही है। तो अगर नहीं होती तो क्या हम आगे जिसको आप कह रहे हैं कि आगे भी हम लोगों को आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, जो कि सारी सियासी जमातें भी मान रही हैं कि इस प्रोग्राम के बाद विल हैव टू गो टुवर्ड्स आईएमएफ अगेन, आप समझते हैं कि शराइत इससे भी ज्यादा कड़ी और इससे भी ज्यादा मुश्किल होंगी? देखिए इसमें अब इस वक्त हम उस वक्त में खड़े हुए हैं जहां पर ये रिफॉर्म्स करना हमारे यहाँ हमारे लिए चॉइस की बात अब नहीं रही है, ये अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वो इस बात से हट करके ये आईएमएफ की शर्तें क्या होंगी, ये अब हमारे खुद के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, यानी हमारी इकोनॉमी की खुद की स्टेबिलिटी की। आप जो है वो आपकी आमदनी से ज़्यादा आप खर्चे बहुत ज़्यादा टाइम तक आप नहीं कर सकते हैं, और अब आपके डेट लेवल्स उस लेवल्स पर आ गए हैं जहां पर आप एज एन इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ हमें बहुत जल्दी ही सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, और ये विदाउट जो है वो एक प्रॉपर फाइनेंस की टीम, प्रॉपर गवर्नमेंट की टीम के बगैर ये चीज़ नहीं होगा। डेफिनेटली आईएमएफ की शराइत अब जो होंगी वो बहुत ज़्यादा सख्त होंगी। अब हमें जो है वो टैक्स को और मज़ीद बढ़ाने के लिए हमें जो है वो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ पे कोई फैसला करना होगा, हमें अपने डेट को इन ऑर्डर लाना होगा, हमें अपने इंटरेस्ट रेट्स को किसी तरह कंट्रोलेबल लेवल्स में लाना है, हमें करेंसी में इस्तेकाम लाना है, हमें अपनी इंपोर्ट्स को मैनेज करना है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है। ये बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जो हमें अब जो हमें करने के बाद अब वक्त नहीं बचा है, हमें ये फौरन स्टार्टिंग टुडे ये स्टार्ट कर देने चाहिए। राइट। तो ये विदाउट ये नहीं कर पाएंगे अगर ये पॉलिटिक्स इस्तेकाम नहीं हुआ। ये किसी भी सूरत हमें ये लाना होगा मुल्क के अंदर। राइट। अच्छा अली साहब, अब एक और मसला आता है, और वो मसला ये आता है कि हमारी पॉलिसी का तसलसल भी नहीं होता। अगर हम पॉलिसी को स्ट्रीमलाइन कर भी लें और पॉलिसीज़ फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हम लोग ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, टैक्सेस को इंक्रीज़ करेगी, टैक्स रेवेन्यू बढ़वाएगी, जो कि बड़े इम्पॉसिबिलिटीज़ में नज़र आता है। यहाँ तो एक दुकानदार भी टैक्स देने को तैयार नहीं होता, तो बाकी बड़ी बड़ी एंटिटीज़ तो दूर की बात। इवन सो कि हमारे यहाँ अगर हम ये भी कोशिश कर लें कि हम लोगों ने अपने स्टेट ओन्ड एंटिटी के लॉसेस भी कम करने हैं, जितनी पोलिटिसाइज ये एंटिटीज़ हो चुकी हैं इनको फिक्स करना बड़ा इम्पॉसिबिलिटीज़ में नज़र आता है। इस पूरे ग्लूमी पिक्चर के साथ और इस पिक्चर के साथ कि हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पिछली पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी लेकर नहीं चलती, अपनी पॉलिसी बनाती है, आप ऐसा होते हुए जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अब हमारे पास चॉइस नहीं है, लेकिन हमारे पास शायद फोरसाइट भी नहीं है, इन दोनों का इम्तजाज तो बड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा? फिर अगर नहीं होता ऐसा कुछ, इस चॉइस को भी नहीं लेते हमारे सियासतदान, देन व्हाट? देखिए श्रीलंका में एक आईएमएफ प्रोग्राम इन प्लेस था 2016 से लेकर 2019 के दरमियान, जिसमें एक रिफॉर्म का प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपनी फ्यूल की प्राइसेस, आप अपनी एनर्जी की प्राइसेस को पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज नहीं करेंगे, और आप जो भी आपकी कॉस्ट होगी वो आप ऑटोमेटिकली पास ऑन कर देंगे। जब वहां पर एक नई हुकूमत आई, वहां पर उन्होंने उन रिफॉर्म्स को सस्पेंड कर दिया, और उस रिफॉर्म्स को सस्पेंड करने का हमने नतीजा देखा कि श्रीलंका में क्या हुआ है। वहां पर फ्यूल की शॉर्टेजेस हुई हैं, वहां खाने पीने की चीज़ों की कमी हुई है। जैसे मैंने कहा, इस बार हमारे पास चॉइस नहीं है, हम उसी फेज से गुजर रहे हैं कि अगर हमने ये चीज़ नहीं की और हमने ये फोरसाइट डेवलप नहीं की, या इस चीज़ की जो जितनी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, अगर हमने इसको मद्देनजर रखते हुए फैसले नहीं किए, तो हम शायद फिर उसी पाथ से हमें गुजरना पड़ेगा जिससे ये दो और ममालिक गुजर चुके हैं। तो अगर ये हम स्टेट ओन्ड एंटिटीज के या इन मसलों को सॉल्व नहीं करेंगे, तो या तो फिर हमारे पास वही है कि हम श्रीलंका और घाना की। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे यहाँ ऐसे भी सियासतदान और दानिश्वर बैठे हैं जो कि कहते हैं क्या हो जाएगा अगर डिफॉल्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होता। नहीं, आई थिंक ये बात अगर कोई 2 साल पहले करता तो आई थिंक ये बात फिर भी एक पॉइंट होता, बट सिंस अब तो हमारे पास रीसेंट एग्जांपल्स हैं कि पिछले 2 साल में जो मुल्क डिफॉल्ट हुए हैं उनके साथ क्या हुआ। तो जो अगर कोई ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर डिफॉल्ट हो गए तो क्या होगा, तो ये होगा जो कि हमने देखा हुआ है कि जहाँ पर लोगों को ज़रूरी अशियाएं नहीं मिली हैं,
पेट्रोल नहीं मिला है, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग्स हुई है, अद्वियात की शॉर्टेज हो गई है, तो अब तो हमारे पास प्रेसिडेंस है कि हो क्या गया है और हमें उसी चीज को अवॉइड करना है। Absolutely, I completely agree with you. Jali Nawaz साहब, thank you very much for joining me in the show. It was a pleasure having you. इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे. Political instability, economic instability. असरअंदाज मैं और आप होते हैं और मेरे और आपके पास ही वोट की ताकत है और वोट की ताकत हम लोगों को इस्तेमाल करना होगी. होपफुली आने वाले वक्तों के अंदर हम लोगों को इसका मौका मिलेगा. ऐसा नहीं होगा कि इमरजेंसी लगा दी जाए, फाइनेंशियल हो या सियासी हो. और सियासी अदम इस्तेहकाम का ये जो दर्जा हरारत इस कदर बढ़ चुका है, इसको भी उम्मीद ये है कि किसी तरीके से ठंडा किया जाएगा, क्योंकि अदरवाइज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डायरेक्टली इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को लीड करती है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो किसी मुल्क को ताकतवर नहीं रहने देती है. यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर आर्सेनल था लेकिन इकोनॉमी तगड़ी नहीं थी, इसीलिए मुल्क तितर बितर हो गया. पाकिस्तान को बचाना है तो मईशत को बचाना अहम है. अनीका निसार को इजाज़त दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. नासिर.